जनाब साहब ये जो के बी है इट इज नॉट रिक्वायर्ड, के बी का कॉन्सेप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। कहते हैं आपको के ए समझना है, आपको के डब्ल्यू भी समझना है, लेकिन के बी एंड द इक्वेशन दिस विल नॉट बी टेस्टेड। अब एक परेशानी है छोटी सी, क्या तो दिया उसने कि विल नॉट बी टेस्टेड, इसका मतलब यह है कि पढ़ फिर भी लीजिएगा, हम आपसे पूछें ना पूछें, लेकिन आपको थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए के बी की। हम उसके बारे में कुछ बताएंगे जरूर, आपसे पूछेंगे नहीं। जब भी किसी स्पेसिफिकेशन में कुछ ऐसी बात लिखी हो ना, मतलब जो बिल्कुल भी नहीं है ना, तो उसका तो जिक्र भी नहीं होता, नॉट बी रिक्वायर्ड, वो तो उसको तो इन्वॉल्व भी नहीं करता। लेकिन जब कोई चीज कहीं मेंशन हो जाए और उसका लिखा हो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, या इट विल, ये नहीं लिखा कि इज नॉट रिक्वायर्ड, लिखा विल नॉट बी टेस्टेड, मतलब आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं हम, बताने के बाद हम फिर जो मर्जी पूछ लें आपसे। तो इसलिए हमें उसकी भी अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब मैं अंडरस्टैंडिंग फिर डेवलप भी कैसे करूंगा, मैंने जितना डिटेल से के ए पढ़ाया है, फिर मैं उतना डिटेल से के बी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं के बी के मेन वर्ड्स आपको बता देता हूं, क्या बताने हैं जरा सुनिए गौर से। के ए मैंने पूरा फुल फ्लेज आपको पूरा मुकम्मल किया है, लाइक एसिड्स की स्ट्रॉन्ग, वीक, के ए, पी के ए, पी एच 0, 7 पूरा पहुंचाया आपको मैंने। अब क्या करना है, वैसे तो वो कहता है जी जब आप 7 तक पहुंच गए हो, जिसका पीएच आपने 7 निकाल लिया है, आप एक काम करो, आप उधर क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दो, वाटर वाला काम पढ़ाना स्टार्ट कर दो। वाटर वाला काम है क्या, क्या होता है वाटर, वाटर इज के डब्ल्यू, क्या था वाटर का के डब्ल्यू समझाना स्टार्ट कर दो। लेकिन इससे पहले कि मैं के डब्ल्यू समझाऊं, वो कहता है जी थोड़ा सा कह तो रहा है कि के बी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आई थिंक मैं हल्का फुल्का के बी इन्वॉल्व करना चाहूंगा, वहां से भी मैं के डब्ल्यू तक जाऊंगा, और फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। आज के लेक्चर में क्या हेडिंग दे दीजिए जी, के बी, के बी की हेडिंग दे दीजिए, और के बी के आगे क्या दे दीजिए, के ए का मतलब था एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी का मतलब क्या होगा, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब वंस अगेन क्या चल रहा है, 3 अल्फाज चल रहे हैं। एक लफ्ज क्या लिखा है जी, बेस। प्लीज बताएं आप बेस की क्या डेफिनेशन लेंगे, एसिड की क्या डेफिनेशन होती थी, प्रोटॉन डोनर, इसकी क्या होगी, प्रोटॉन एक्सेप्टर। उसकी एक और डेफिनेशन क्या थी, डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन, ठीक है जी। अब आप चाहें तो दोनों में से जिस मर्जी को लिख दीजिए, एक क्या है जी प्रोटॉन, क्या प्रोटॉन एक्सेप्टर लिख दीजिए, या फिर डिसॉल्व्स इन वाटर एक सेकेंड, या तो लिखें प्रोटॉन एक्सेप्टर, या लिखें रिलीजेस व्हाट, रिलीजेस हाइड्रोक्साइड आयंस when dissolved in water, and these hydroxide ions are actually क्या, OH1 negative ions, ठीक है जी, ओके। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लीज कैन यू टेल मी कि इनकी एग्जांपल्स क्या है, स्पेसिफिकली मेटल ऑक्साइड्स एंड क्या, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इनमें से जो ग्रुप नंबर 1 वाले मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, उनका क्या सीन है, वो क्या है, ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, 100% डिसॉल्व होते हैं ग्रुप 1 वाले, तो उनको क्या कहेंगे हम, स्ट्रॉन्ग बेसिस, क्या बोलेंगे जी। ग्रुप 2 वालों की अगर बात करें तो उनका क्या सीन होगा, सर जी उनकी सॉल्युबिलिटी, हाँ एक काम होता है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज होती है, ऊपर वाले क्या होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, इनकम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं। तो वो कैसी बेसिस होंगी, वो वीक बेसिस होंगी। खैर बहरहाल जो भी होगा, ये तो आ गई आपके पास मेटल ऑक्साइड और मेटल मतलब बेस की डेफिनेशन आ गई। अब अगर मैं चलूं किसकी, डिसोसिएशन, क्या मतलब है डिसोसिएशन का,
सर इसका मतलब वही है, स्प्लिटिंग ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इनटू, इसका या तो मतलब है आयनाइजेशन, या आप यूं लिखें इसका मतलब है स्प्लिटिंग इनटू व्हाट, इनटू आयंस, व्हेन व्हाट, व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अच्छा, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी एसिड नहीं, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक ग्रुप नंबर 1 वालों के मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो क्या करेंगे, डिसॉल्व और डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। तो अगर मैं कहूँ G1 ग्रुप नंबर 1 का मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स हैं, क्या करेंगे, वो करेंगे डिसॉल्व या डिसोसिएट या आयोनाइज, कैसे, कंप्लीटली इन वाटर। और उसकी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल देना चाहते हैं तो ग्रुप नंबर 1 में से किसको पिक कर लें जी, सोडियम को पिक कर लेते हैं, सोडियम के ऑक्साइड की बात कर लेते हैं, Na2O सॉलिड, इसको जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं H2O लिक्विड में, तो जब डिसॉल्व कंप्लीटली होगा तो कैसा रिएक्शन होगा, है जी, जब डिसॉल्व होगा या डिसोसिएट होगा या आयोनाइज होगा, कैसे, कंप्लीटली। तो मैं रिएक्शन कैसा लिखूंगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी रिवर्सिबल नहीं, क्या, इररिवर्सिबल रिएक्शन। और बनाऊंगा क्या जी, पहले तो ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, ये सिर्फ डिसॉल्व हो रहा है कि रिएक्ट भी हो रहा है, ये रिएक्ट भी हो रहा है, क्योंकि पहले था सोडियम ऑक्साइड, अब क्या बना रहा है, अब बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस भी है और मोल्स शोल्स बैलेंस का, तो यहाँ 2 भी है, ठीक है जी, यहाँ 2 भी है जी, किसको मसला इस बात से, 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2Na1 पॉजिटिव एक्वियस है और 2OH1 नेगेटिव एक्वियस है। यहां तक किसी को परेशानी है जी, एनीवन? यहां मैंने ये स्ट्रॉन्ग वाले की बात कर दी है, ग्रुप 1 मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स डिसॉल्व या डिसोसिएट या आयनाइज कंप्लीटली इन वाटर, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, हेंस नोन एज क्या, हेंस दे आर नोन एज, हेंस दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। अच्छा, अगर आप बात करते हैं किसकी वीक बेस की, तो वो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किधर, कांस्टेंट के लफ्ज के साथ। ये कांस्टेंट किस चीज के कांस्टेंट की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है। ये इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट किसके लिए होता है, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, किसके लिए होता है, और कौन होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कौन होगा, मिसाल के तौर पर कोई वीक बेस होगी, कौन सी वाली वीक बेस, उसके लिए मिसाल मैं किसकी दे दूंगा, ग्रुप 2 वाला, कोई कौन सा, नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला अपर ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स, वो क्या करते हैं, अपर ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स या क्या हाइड्रोक्साइड्स क्या करते हैं, डिसॉल्व या डिसोसिएट या आयोनाइज, कैसे, पार्शियली इन व्हाट, इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देना चाहते हैं तो किसकी एग्जाम्पल दें हम, सोडियम के साथ होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऑक्साइड की अगर मिसाल दें, MgO सॉलिड प्लस उसको H2O लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश करें तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा जाएगा। और उस रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, MgOH ट्वाइस एक्वियस। या तो ये वाली मिसाल दे देता हूं, ठीक, चले जाओ, या फिर इस मिसाल में मैं एक और भी हमारे पास बेस होती है, ऑक्साइड्स के अलावा भी कुछ चीज है जो बेसिक है। एक होता था अमोनिया, क्या होता था, अमोनिया भी तो बेस होती थी ना, ठीक है जी। अमोनिया वाले बेस की अगर हम बात करें
नहीं जी, आपने भी जाना है, जाएं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है, किसी वीक बेस की बात हो रही है, उसमें अपर ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स की बात हो गई है, या फिर बल्कि काम करते हैं, इसी की मिसाल काफी है। इसी की मिसाल में एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसका आप क्या निकालेंगे, कोई क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन निकालेंगे। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए होता है, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इसका केसी कैसे बनेगा? मैंने इसका केसी नहीं बनाना है, क्योंकि इसके रिएक्टेंट वाली साइड पर ये भी एक्वियस नहीं है, ये भी क्या है, ये भी एक्वियस नहीं है। मैं कोई ऐसी मिसाल चाहता हूं कि जब मैं उसको डिसॉल्व कर दूं तो रिएक्टेंट्स वाली साइड भी पानी में डिसॉल्व हो, प्रोडक्ट्स वाली साइड भी पानी में डिसॉल्व हो, हाँ प्रोडक्ट्स वाली साइड आयनाइज्ड भी हो और रिएक्टेंट्स वाली साइड डिसॉल्व हो, क्या ना हो, आयनाइज ना हो, क्या ना हो जी, आयनाइज ना हो रही हो। आई थिंक उसके लिए सबसे बेहतर मिसाल मेरे पास क्या है, आई बिलीव दैट मिसाल इज एग्जांपल नंबर 2 इज अमोनिया। अमोनिया की मिसाल देते हैं जी। सुने जरा अमोनिया का क्या सीन है, NH3 प्लस क्या, प्लस वाटर, इट गिव्स यू क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स यू अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप कहें सर इनिशियल ये सिचुएशन है तो मैं मानने को तैयार हूं, इनिशियल ये सिचुएशन है तो मैं मानने को, लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इस रिएक्शन को जब आप एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे, प्लीज टेल मी एट इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन क्या होगा? आई बिलीव एट इक्विलिब्रियम, अब अगर आपके कॉलम्स बराबर हो जाएं तो बराबर कर दीजिएगा, अगर कॉलम्स बराबर हो जाएं तो बराबर कर दीजिएगा जी। एट इक्विलिब्रियम क्या होने वाला है जरा गौर से सुनिए। आई बिलीव अमोनिया भी होगा, इक्विलिब्रियम में अमोनिया की क्या स्टेट होगी? पानी को मैं यहां पे क्या लिखने लगा अभी, मीडियम, जिसमें अमोनिया के कुछ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वो डिसोसिएटेड पड़ा है। क्या मैं ऊपर वाला रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम ऐसे लिख सकता हूं कि देयर इज सम अमोनिया, किस हिसाब से, देयर इज सम अमोनिया undissociated but aqueous, there is some ammonium hydroxide that is dissociated, ठीक है। सो इसमें अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं इसकी मिसाल में केसी क्यों नहीं लिखना चाहता था, बिकॉज यहां केसी में सिर्फ ये आएगा और ये मैं करूंगा, ये वाला काम भी करूंगा, डोंट वरी, अभी नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अभी मैं वो जैसे मैं के ए के साथ रिलेट करना चाह रहा था, कैसे के में भी था ना, उधर डिसोसिएटेड इधर अनडिसोसिएटेड, तो मैं यहां भी ऑलमोस्ट उसी तरह की बात करना चाहता था कि उधर डिसोसिएटेड उधर अनडिसोसिएटेड। चेक करने जरा, आई बिलीव दिस इज डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ बेस, दिस इज, ये मॉलिक्यूल्स किधर फंसे हुए होंगे, ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स में फिट हुए होंगे, आयनाइज नहीं होंगे। और ये पानी के गैप में, पानी के मॉलिक्यूल्स के गैप में फिट कैसे हो सकते हैं? अमोनिया है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इसकी आपस में भी होती होगी, पानी के साथ भी हो जाएगी। तो जब पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ये मैंने पहले भी कहीं समझाया आपको, एथेनोइक एसिड के केस में किसी को परेशानी है और ऐसा केस ही जिसके ऊपर क्या चल रहा हो, ऊपर आपके पास चल रही हो डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द बेस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और नीचे क्या चल रहा हो, अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द बेस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन। प्लीज टेल मी ऐसे केसी को क्या कहते हैं? ऐसे केसी को हम, जैसे जब आपके डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द एसिड ऊपर था और अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द एसिड नीचे था, ऐसे केसी को आपने क्या कहा था, के ए, तो आप बिल्कुल उसी तरह का केसी है, लेकिन फर्क क्या है, ऊपर डिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द बेस है, नीचे अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ द बेस है, उसको क्या बोलूं मैं? ऐसे केसी को मैं के बी बोलूंगा। क्या बोलूंगा जी? इसको हम के बी बोलेंगे और यहां पे जाके आपके तीनों कॉलम्स क्या हो जाने चाहिए? बराबर हो जाने चाहिए। एंड आई बिलीव नाउ यू शुड बी एबल टू डिफाइन क्या
नाउ यू शुड बी एबल टू डिफाइन व्हाट KB. हाउ? KB क्या होता है? KB is the base dissociation constant which is defined as क्या? The ratio of the concentration of the dissociated form of the base to the concentration of the I think लिखना स्टार्ट कीजिए, कॉलम्स बराबर करके लिखिए. डिफाइन KB, डिफाइन KB, डिफाइन KB. क्या लिखेंगे? It is the what? It is the base dissociation constant. It is the base dissociation constant. It is the base dissociation constant which is defined as the what? Defined as the ratio of क्या? Defined as the ratio of the concentration, defined as the ratio of the concentration of the dissociated form of the weak base to the concentration. दोबारा सुन लीजिए, KB के साथ क्या था? डिफाइन KB में क्या था? It is the base dissociation constant which is defined as the ratio of the concentration of the dissociated form of the weak base to the concentration of the undissociated form of the weak base. किसको मसला है इस बात से? जरा मुझे वो एसिड्स वाले नोट्स दिखाएं, मैंने वहां और क्या क्या लिखा हुआ है जी, उसी सीक्वेंस को मैं फॉलो करना चाहता हूं कि वहां पर भी आपने मेरे ख्याल से पहले 3 कॉलम्स बनाए थे ना, कि पहले क्या लिखा होगा कि एसिड का मतलब क्या है, फिर डिसोसिएशन का मतलब क्या है, फिर कांस्टेंट का मतलब क्या है, फिर एंड पे कहीं उसकी कोई डेफिनेशन डेवलप की होगी, ठीक है जी, और उसकी डेफिनेशन के बाद हमने क्या किया होगा, कोई के का एक जनरल एक्सप्रेशन डेवलप किया होगा, जो भी हमने उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, ये लिखा था इज डिफाइंड एज क्या, द रेशियो ऑफ concentration of the dissociated form of the, वहां एसिड था तो यहां क्या आ जाएगा, बेस हो जाएगा. उसके बाद उसके हमने बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, एक्सप्रेशंस लिखे हैं. मुझे बस ये बता दें, एंड पे जाके ये बता दें क्या रे जो KB होता है, क्या क्या हमने वहां लिखा हुआ है जी, एक तो इसका नाम बता दें, फिर इसकी यूनिट बता दें, फिर इसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी बता दें, फिर इसका लेना देना बता दें. सबसे पहली बात तो इसका नाम क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. फिर इसका काम क्या है, वैसे अगर बेस की डिसोसिएशन कांस्टेंट है तो उसका लेना देना क्या है, क्या डिस्क्राइब करेगा ये, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, इट डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, वीक बेस. इसकी यूनिट क्या है, ऊपर होगी 2 दफा मोल पर डीएम क्यूब, नीचे 1 दफा मोल पर डीएम क्यूब. मैं इसलिए बेटा तेजी से बोल रहा हूं, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, सिर्फ पिछले नोट्स में जहां जहां एसिड है वहां क्या आ रहा है, वहां बेस आ रहा है. इट्स यूनिट इज क्या, मोल पर डीएम क्यूब. बाकी जो अगली बात है ये किस पे डिपेंड करता है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. बिल्कुल जी, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर डिपेंडेंसी हम फिक्स ही करते हैं, टेम्परेचर फिक्स ही लेते हैं, रूम टेम्परेचर. यूनिट्स हमेशा मोल पर डीएम क्यूब रहेंगी. हाँ, अगर ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है व्हिच डिस्क्राइब्स द स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस, तो क्या होगा, अगर वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बेस क्या होगी, स्ट्रांग होगी, और अगर वैल्यू 1 से छोटी होगी तो क्या होगा. तो एक एंड पे जाके एक नोट लिख दीजिए कि KB के साथ क्या होगा, दोबारा लिखें जी, KB सर अगर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1, या इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1. लेस देन 1 हुई तो क्या होगा, वीक बेस होगा, और अगर इसकी वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगी. जी तो भाई क्या यहां तक किसी को परेशानी है,
कि अगर के बी की वैल्यू क्या हुई जनाब साहब, 1 से छोटी हुई तो वीक होगा, 1 से बड़ी हुई तो स्ट्रांग होगा।